पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, और मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ पूरे की। एग्रीकल्चर इकॉनमी जिसमें 60 से 70% लोग ज़राअत पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और मुल्क के पाकिस्तान को रॉ मटेरियल भी फराहम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करके पैसे कमा के भी देते हैं। और मैं आखिरकार कह दो तो मैं कह सकता हूं कि मजबूरन में आना पड़ा प्रेस के सामने कि यहाँ 2 साल से काश्तकार मुसीबत का शिकार है। पिछले साल भी मौसमी हालात की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ, और पता ये चला कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो -3% है, -3%। तो मैं सोचा था कि -3% अगर हैं, इंडिकेटर जैसे दिखाते हैं, तो वफाकी हुकूमत इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देगी और असबाब ढूंढेगी कि वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से इस तरह से नेगेटिव ट्रेंड चल रहे हैं। माला माल है सिंध पाकिस्तान कुदरती वसाइल के तौर पर। पानी की अक्सर शिकायत होती है, लेकिन फिर कहते हैं कि अल्लाह करे पानी इतना बढ़ न जाए, यानी पानी भी है। तो फिर क्या बातें हैं कि जी काश्तकार रोने पर आते हैं, पीटने पर आते हैं। मुझे मालूम नहीं है पंजाब का, लेकिन सिंध के हर ज़िले में एहतजाज के तौर पर लोग आ रहे हैं रोडों पर। रोडों पर लोग आ रहे हैं कि हमें फेयर प्राइस नहीं मिलता। जो आजकल का फसल है वो है पैडी, जिससे फिर चावल बनता है, जिससे फिर चावल मार्केट में आता है, या जिससे फिर चावल एक्सपोर्ट होता है। सिंध हो, पंजाब हो, कोर्स वैरायटी हो या फाइन वैरायटी हो, ये सारी एक्सपोर्ट होती है। ये सब हमें पता है कैसा होता है। लेकिन हुकूमत से उनका डिमांड है कि जी कोई पैडी की प्राइस मुकर्रर करो, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत महंगी है। फर्टिलाइज़र 14,000 रुपये DAP मिलता है, 5,000 रुपये का यूरिया मिलता है बैग, फिर ट्रैक्टर चलाना होता है, फिर आबादी के लिए अखराजात होते हैं। करते कराते आबादगार अक्सर कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं, और फिर आखिर में जब हिसाब होता है तो वो कपड़े झाड़ के उठ जाते हैं, क्योंकि उनको बचता कुछ नहीं है। ये सिर्फ सिंध का मामला नहीं है, सारे मुल्क का होगा। हो सकता है फाइन राइस वालों को कोई बेहतर प्राइस मिले, लेकिन बलूचिस्तान वाले भी ऐसे ही चला रहे हैं। बलूचिस्तान वाले भी ऐसे ही चला रहे हैं कि हमें 2 साल से कहीं का नहीं रखा हुकूमत ने, और हम सफ़र कर रहे हैं। IMF का बहाना बना के हमें फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी नहीं दी जाती, और मार्केट में अगर जाओ तो सेठ साहबान अपनी मर्जी करते हैं। सेठ साहबान एक्सपोर्ट के लिए वक्त से पहले, फसल उतरने से पहले बहुत से मुल्कों के साथ अपने मुआहदे कर लेते हैं, लेकिन कौम को बताया नहीं जाता कि कितने में मुआहदा हुआ, चावल की क्या रेट बने। और फिर जब मार्केट में मैं लेके जाता हूँ वो पैडी, तो अपनी मनमानी होती है, और मनमानी करके हमें कभी कटौती का सामना करना पड़ता है कि 4 किलो पर मंड, और कभी रकम अपनी तौर पर शुरू में उठते हुए बताया कि जी 3,400 का मन बिक रहा था,
जब फसल जैसे ही लगने लगी, उतरने लगी, तो रेट हो गया 2200। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि उठते हुए 3000 से ऊपर क्यों था। पाकिस्तान भी वही है, पैडी भी वही है, और फिर जब शुरू हो जाती है फसल तो रकम उतार देते हैं, कम कर देते हैं। ये माफिया, ये ज्वाइन करके एक ही रेट पर मजबूर करते हैं गरीबों को कि बेचें। डिपार्टमेंट कहती है कि 65% ऑफ काश्तकार, 65% ऑफ काश्तकार सिर्फ 25 एकड़ के मालिक है। 35% उससे बड़ी एराजी के मालिक होंगे, लेकिन 65 मेजॉरिटी है। और 25 एकड़ की काश्त करने वाला इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कर्जे उठाए होते हैं और उनको फेस करना होता है उन कर्जेजात का। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक सुस्त रवि का शिकार, दूसरे बैंकें भी सुस्त रवि के शिकार। सेठों से मजबूर होकर फर्टिलाइजर उधार पे लिया जाता है, जो हर महीने इंटरेस्ट लगाते हैं 5%, और कहां से कहां जाके पहुंच जाती है एक बैग फर्टिलाइजर की। कोई जमाना था, भुट्टो साहब का याद आता है मुझे दौर, पैडी की रकम उस वक्त थी 13 रुपए। आबादगार को मदद करनी थी, प्रोडक्शन बढ़ानी थी, एक्सपोर्ट से कमाने की नीयत थी। उस वक्त की हुकूमत ने इदारा बनाया, RECP, याद होगा सर, राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, और रकम मुकर्रर कर दी 30 रुपए, और एग्रीकल्चर में बूम आ गया। चलती रही राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, फिर शिकायत की प्राइवेट सेक्टर ने कि राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में ये खराबी है, वो खराबी है, ये खराबी, वो खराबी है, हमें इजाजत दी जाए कि हम खुद से एक्सपोर्ट कर सकें। उस वक्त की हुकूमत ने कह दिया ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की भी अगर आ रहा है उसको हम एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं। फिर करते कराते RSP गई खत्म, हो गई खत्म, उसकी जगह पे बन गया रीप, और वो करते हैं एक्सपोर्ट, और वही हमें फेस करना पड़ता है उनके। मैं चुप था कि लोग जो इतने बाहर निकल रहे हैं तो वफाकी हुकूमत कुछ उसका तवज्जो देगी, कोई ना कोई नोटिस लिया जाएगा, कोई ना कोई उनको ढारस बंधाने के लिए आगे बढ़ेगी बात। सिंध हुकूमत भी अक्सर कहती रहती है कि फसलों की रकम ठीक नहीं है, और मैं भी आज पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट सिंध की हैसियत से वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि हमें एक सेक्टर के हवाले मत करो कि हम प्राइवेट एक्सपोर्टर्स के मुहाबे पिसते रहें और कोई कंपटीशन न हो। अगर आप रेट मुकर्रर कर नहीं सकते तो फिर अगर हमसाए मुल्कों में हुकूमत खुद चावल खरीदती है, पैडी खरीदती है, वो एक्सपोर्ट करती है, वो कुछ न कुछ रेट देती है, तो यहाँ पाकिस्तान में फिर RECP को क्यों नहीं रिवाइव किया जा सकता। बात तो है पैडी, बात तो है उसकी खरीद की बात, और बात है आबादगार को मदद करना। आबादगार पिछली सीजन में गंदम की रकम कोई रेट मुकर्रर नहीं था, इससे पहले 4000 कभी था मन, लेकिन जब रेट खत्म हुआ तो ठका करके उसको बिठा दिया 2200 रुपये पर। 2200-2300 रुपये मन गंदम बिकी। पिछले साल पैडी जिसको 3400 पे जा रहा था उसको 1900 पर ले आए, कभी 20-2000 पर ले आए। ये मुसलसल कोशिश है
کہ آبادگار کو ڈسکریج کیا جائے، ان کو چلانے دو، ان کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی تھا چاول جو پاکستان کو ایکسپورٹ کما کے دیتا تھا، فارن ایکسچینج کما کے دیتا ہے۔ اب ایک طرف سے حکومت کہہ رہی کہ جی ایکسپورٹ ہمیں بڑھانی چاہیے، اور دوسری طرف سے جو را مٹیریل سپلائی کرنے والے ہیں اس کو مار رہے ہیں۔ میں کچھ اور زیادہ میری بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کا میں ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم RACP کو پھر سے ریوائیو کریں، ایک کمپٹیٹیو مارکیٹ پیدا ہو۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر اتنا کہہ رہا ہے تو سرکاری سیکٹر کیا کر رہا ہے اور سو کیوں رہا ہے، چپ کیوں ہے سرکاری سیکٹر؟ اس کی میں ڈیمانڈ کرنے کی کہہ رہا ہوں۔ یہ بھائی فصل پانی ہے، ہر جگہ پہنچانے کے لیے بہت چیخو چلانا ہوتا ہے، اور پہنچ گیا۔ سنا ہے کہ اس سال پیڈی کی فصل کچھ بہتر ہو رہی ہے، بمپر کراپ سی ٹائم مل گیا ہے۔ دریا میں پانی تھا تو زمینوں میں بھی پانی آیا، جیسے زمینوں میں پانی آیا تو اس میں پانی کو نکالنے کے لیے بھی چیزیں ہیں۔ پانی جو وافر مقدار میں ڈرینز میں جاتا ہے، اس کا جانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ فصلوں کو بچاؤ کر سکیں۔ جہاں میں RACP کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، وہاں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے RBOD، جس سے پانی نکلتا ہے، جو پیڈی کے علاقے میں چلتا ہے۔ یہ رائٹ بینک آف ریور پر ایک ڈرین بننے کو تھی جو ابھی تک نہیں بنی۔ 2002 میں یہ کنسیو ہوا یا شروع ہوا، اس وقت صرف 14 ارب روپے کی اسکیم تھی۔ 14 ارب روپے سے بڑھ کے کمپلیٹ نہیں ہو پائی، ریوائز ہوئی 28 ارب کی، پھر ریوائز ہوئی 48 ارب روپے، پھر ریوائز اور پھر سے ریوائز ہوئی ہے، اب شاید 64 ارب روپے پہ بات ہے۔ کہاں 14 ارب، کہاں 64 ارب، رک گیا، نیب لے گئی، آفیسروں کو سزا ملی۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹارٹ کرنے کے لیے 200 ارب روپے چاہیے۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد یہ منہ کو کھاتا ہے یہ پروجیکٹ۔ یہ رائٹ بینک کی ڈرین اور یہ لیفٹ بینک کی ڈرین، جو ہمارا سیلاب نکاسی آب کی بات ہے، وہ ان دونوں ڈرین سے ہو سکتا تھا۔ LBO تو کسی نہ کسی طرح سے بن ہی گیا، اس کی ناکامیاں، اس کی خامیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن RBOD کا ایبنڈن ہونا تصور پیدا کرتا ہے کہ اس کو جیسے پھینک دیا گیا ہے۔ اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد اگر اس کو پھینک دیا جائے گا تو میری اس رائٹ بینک کی فصلوں کو اور زیادہ نقصان ہوگا، اور زیادہ نقصان ہوگا، آبادگار اور زیادہ مر جائیں گے۔ تو جہاں میں RACP کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہاں میں تمہارے RBOD کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت، سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، اس پہ توجہ دے کے اس کو اتنے بڑے فلیگ شپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ذرا کمر کس لے، کیونکہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ جب کنسیو کیا گیا تھا تو فائدہ ہی فائدہ سوچ کر کنسیو کیا گیا تھا۔ 40 ارب روپے کے قریب جو اگر خرچ ہوئے ہیں تو اس کا کچھ نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے، جو ابھی تک نہیں مل رہا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں PSC کے لحاظ سے، چیف سیکرٹری کو بھی کہہ چکا ہوں، کنسلٹنٹ مقرر کرنے کی ایک اسٹیج ہے، کنسلٹنٹ مقرر کیا جائے، PD اپنی جگہ پہ کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، اور یہ اس طرف توجہ دے کر اس چیز کو شروعات کی جائے۔ یہ دو چیزیں تھیں جس کے لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں ابھی اپنی آواز اٹھاؤں اور میں پرائم منسٹر کو کہوں۔ یہ RACP ہوا یا RBOD بھی وفاقی اور صوبائی حکومت کا اکٹھا ملا جلا فنڈ ہے جس سے آگے بات بڑھے گی۔ تو جہاں میں صوبائی حکومت کے لحاظ سے چیف سیکرٹری کو کہتا ہوں
इसी तरह से वफाकी हुकूमत को भी कहने का हक बजानिब हूँ कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। तो अगर ये होगा तो मेरा सिंध सुधरेगा, मेरा पाकिस्तान बेहतर होगा, और इस तरह से हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो थोड़ी सी बेहतर अंदाज में पूरी हो सकती हैं। इसलिए आपको तकलीफ़ दी कि चंद अल्फाज मेरे। थोड़ा साहब लग रहा है कि आप जो है वो सिंध में न सिर्फ हुकूमती जमात है बल्कि अपोजिशन भी अपनी खुद ही कर रहे हैं जी। अब वफाकी हुकूमत वही बात आती है, कई इशूज पे वो आपकी इत्तेहादी है, आपके वोटों पर वफाकी हुकूमत खड़ी है, आप फिर भी अपीलें करते हो, आप फिर भी अफसोस का इजहार करते हो। अमली नहीं, मैं बात मैं आपको सर में सवाल सुन, अमली तौर पे कुछ भी नजर नहीं आता। आप देखें लाड़काना सक्कर साइड आप भी वहीं के हैं, सवाल कर दो, मैं जवाब सर में वही मंजर बड़ी बयान कर रहा हूँ। सवाल करो कि लोग जो है वो ये चावल की फसल को उठा के अपने बालों में डाल रहे हैं, वो मट्टी में जो है अपने आप को लपेट रहे हैं। बिल्कुल सही। तो देखें बड़ा बुरा हाल हो गया। एक अमली प्रैक्टिकली सिंध गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? मैं अगर हुकूमत के उस हाउस में उनके साथ बैठा हूँ तो पहला मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हुकूमत को बावर कराऊँ कि क्या क्या स्कीमें हैं जो पाकिस्तान को मदद कर सकती हैं। बड़ा इशू था हमारा कैनाल्स का, बड़ा इशू था हमारा कैनाल्स का। हमने उसको मुनासिब अंदाज में उठाया। हमने वो चाहे प्रेसिडेंट साहब पर इल्ज़ाम लगाया था, कभी किस पर इल्ज़ाम लगाया था, कभी किस पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन हमने एफर्ट किया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो नहीं हो पा रहा था उसको हमने मुनक्कद किया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने बहुत अहम फैसला किया जो आपको शायद अभी तक महसूस नहीं हो रहा। पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होता था मेजॉरिटी वोट, अब उन्होंने कहा कोई भी वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा जब तक सारे सूबे राजी ना हों। और ये हुकूमत के साथ बैठने का हम क्यों न कहें कि इसमें फ़ायदा हुआ। हमने उनको बावर करवाया, हमने कैनाल्स का इशू को सॉर्ट आउट करवाया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से बड़ा कोई इदारा नहीं है जो आईनी हैसियत रखता है। वो प्राइम मिनिस्टर भी वो मानने को तैयार, तो सदर साहब भी वो मानने को तैयार, तो हर सूबा मानने को तैयार। हमने वो ज़रूर किया। ये बात भी जो अभी मैं कह रहा हूँ वो भी बावर कराने के लिहाज से है कि हुकूमत को मैं याद करवाऊँ, अपना फ़र्ज़ निभाऊँ, हुकूमत को याद कराऊँ। अगर वो इस पर तवज्जो नहीं देती तो फिर अगला मरहला भी आ सकता है। नए सूबे बनने जा रहे हैं, 27वीं तरमीम में भी ये बातें की जा रही हैं कि नए सूबे बनेंगे, कराची को भी वफाक के हवाले किया जाएगा, साहिली पट्टी जो है वफाक के हवाले की जाएगी। तो इस पर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, आप क्या कहेंगे? देखें, बात सुने सर, इसमें ये भी एक मिनट। हाँ, आप इसमें ये भी करते हैं 27वीं तरमीम का जो बाल है वो नून लीग ने पीपल्स पार्टी की कोर्ट में उछाल डाला है। अब पीपल्स पार्टी ही है, अगर इस 27वीं तरमीम की हिमायत करती है तो 18वीं तरमीम जो रोड बैक हो जाएगी। मेरा जवाब तो सुन लेना पहले यार, सुन तो ले जवाब। सही यस सर, आप ही बताएं। जो 27वीं तरमीम की बात कर रहा है वो खुद कर रहा है कि हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन शुरू किए। फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, फाइनल ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया। ये तुम्हारे एहसन इकबाल साहब ने आज बयान दिया है, जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। जो अखबार में बयान देते हैं वो रिकॉर्डेड एक्टिविटी होती है। फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ। हमने 18वीं तरमीम पास कराने के लिए एक नेशनल कमेटी बनाई थी, सारी पार्टियों पर मुश्तमिल एक नेशनल कमीशन थी, और ऐसा ही एक मसला था जिसने आइन बनाया। वो भी उसी असेंबलियों ने मिलकर मुत्तफिका तौर पर ही सही उसको आइन बनाने का मौका मिला, जो अभी तक कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर हो उसको अब्रोगेट नहीं कर पाया। वक्ती तौर पर साइड में रख दिया जाता होगा, लेकिन अब्रोगेशन का किसी में हिम्मत नहीं हुई। तो ये आइन का हिस्सा है 18वीं तरमीम, जो नेशनल कंसेंसस के साथ बनाई गई। अगर नेशनल कंसेंसस के साथ बनाई गई तो हमने बारहा इस पे ऐलान किया है हम इसके रोल बैक के ख़िलाफ़ हैं, उसको रोल बैक करने के हम ख़िलाफ़ हैं। रही बात तरमीम क्या है, वो अभी तक फाइनल शक्ल में कहीं सामने नज़र नहीं आई। इसलिए हमने उसके लिए 6 तारीख को अपनी पार्टी की सबसे बड़ा इजलास, जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कहते हैं, हमने वो बुलवाया हुआ है। शायद वो कराची में होगा, उसमें हम बैठेंगे, बात करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, फिर पार्टी की लाइन आपके सामने आ ही जाएगी। क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को एक
ये पॉइजनस अमल है। आइन को एक तरफा चेंज करना नहीं कबूल, और फिर इस तरह से डिस्कशन तो डिस्कशन है, आइडियाज आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, पार्टी अपना मौक़िफ़ बनाती है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जी 27वीं तरमीम आया फाइनल शक्ल में सामने आई भी है कि नहीं आई, और उसमें कहीं हम वक्त से पहले कोई बयान क्यों करें। मैं इसलिए गुजारिश ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि एहसान इकबाल कह रहे हैं कि अभी जो है वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ है, जो उसने कहा है, जी, और लेकिन आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया जिसमें सब पॉइंट्स उन्होंने नोट कर लिख दी कि ये चेंजेस आ रही हैं। तो आप एहसान इकबाल की बात को मानेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल साहब ने भी वही बात की है, उन्होंने गुफ्तगू की, हमने उस पर गौर फिक्र के लिए मीटिंग रखी। गुफ्तगू किन निकात पे हुई वो उन्हें जाके मीटिंग में बताएंगे, मीटिंग में बताएंगे। ये तो कहना गलत है कि जी बिलावल साहब ने कोई और बात। गवर्नमेंट ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि वो बता रहे हैं कि एनएफसी में चेंज लाना चाहते हैं, सूबों के मालियाती हुकूक में कटौती करना चाहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपना अनाउंसमेंट दे दिया। देखिए बाबा, एक मिनट, ऐलान तब होता है जब असेंबली में कोई बात पेश की जाए, इससे पहले होते हैं ख्यालात। ये लाउड थिंकिंग का एक मरहला होता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़रा बात कर लें एक दूसरे से, ये इस तरह की बात है। न शहबाज शरीफ साहब ने हतमी तौर पर ड्राफ्ट दिया है, न उनके वफाकी वजीर ने हतमी ड्राफ्ट की बात की है, इसलिए आपको इंतज़ार करना चाहिए कि हमारी मीटिंग हो, उसके बाद बात। साहब ये बताएं, आप समझ रहे हैं कि ये इनके ख्यालात हैं, तो आपके ख्यालात क्या है? क्या हुआ? ये आप समझ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के ख्यालात हैं, तो आपके ख्यालात क्या है? मैंने अभी आपको शायद सुना नहीं, हमने कहा कि मैं या हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ है। निसार साहब मैं करूं सवाल। सर बात ज़ाहिर है जिस कंटेस्ट में हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट का जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने वो महकमे जो सूबों को दिए गए हैं, तालीम, मनसूबाबंदी, वो महकमे वापस करने की भी बात हो रही है। तो ज़ाहिर है एक शक्ल तो सामने आ चुकी है कि 27वीं तरमीम में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप खुल के उसकी मुखालफत क्यों नहीं कर रहे? जमाल साहब, हमने कहा फलां फलां चीज़, ठीक है, उसके लिए हमने क्या रखा? मीटिंग में सारे दोस्त बैठे होंगे जो पार्टी के वफादार हैं, मुल्क के वफादार हैं। मैं उससे पहले क्यों कहूँ? फैसला आ जाए तो वो बेहतर हो ना। और फिर उसने ये नहीं कहा, बिलावल साहब की ट्वीट में ये कहीं नहीं हो गया कि मुझे फाइनल ड्राफ्ट हाथ में दिया गया, ये नहीं कहा उसने गुफ्तगू करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यूं कहा, और उस पर खदो खाल कुछ न कुछ बताने की कोशिश की, और उस पर हम मीटिंग कर रहे हैं। तो खदो खाल अपनी जगह पे, हतमी ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है, ये अवाम को पता होना चाहिए कि हतमी ड्राफ्ट है क्या, ये छुपन छुपाई का काम नहीं चलता। अच्छा निसार साहब, ये बताइएगा कि आपने काश्तकारों की बात की, लेकिन सिंध में अभी तक जो है शुगर मिल्स ने ना तो शुगर मिल का कोई शुगर का जो है वो रेट तय हुआ है, और ना ही जो है शुगर मिल्स अभी तक चल सकी है। जो गन्ने के काश्तकार हैं वो अभी भी परेशान हैं, और वो आज भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। देखिए इसी के साथ सिक्योरिटी पहले सिंध हुकूमत के एक सूबाई वजीर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि गंदम की इमदादी कीमत 4200 कर की जाए। कितनी? 4200 गंदम की इमदादी कीमत। उसके बाद वजीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3500 करने का ऐलान किया। जी, आप मुतालबा करते रहेंगे, वफाक आपकी बातें नहीं मानेगा, ये किस तरह होगा? अभी भी आप उसे मुतालबा कर रहे हैं। सही में दर्ज करूँ, शुगर केन की आपने बात की, शुगर केन के लिए मिल्स जो हैं अक्सर नवंबर के महीने में अपनी चिमनी जलाते हैं, ठीक है। शुगर केन का एक रेट 2 साल पहले अनाउंस हुआ था, 400 रुपये फी मन, वो अनाउंस हुआ है। पिछले साल कहीं कहीं किसी ज़माने में 500 भी चला गया, मार्केट डिपेंड करता है कि जी कितना मिला क्या नहीं मिला। आज डिमांड आई है कि 600 रुपये मुकर्रर किया जाए। ये कल या परसों लगी है कोई अखबार में खबर, कल परसों, बहुत दफ़ा नहीं, लेकिन 400 रेट है, मार्केट में ऊपर चढ़ जाता है।
नवंबर के महीने में शुगर मिल्स को ओपन करना है, क्रशिंग शुरू होनी है और नवंबर अभी शुरू हुआ है, 2-3 तारीख है आज। बात रही गंदम की, गंदम तो पिछले साल कोई रकम ही नहीं मुकर्रर थी। पंजाब ने कह दिया हम गंदम खरीदे नहीं करेंगे और उन्होंने खोल दिया मार्केट में। हमने भी इसी तरह से किया कि जी बारदाने पे हमें गाली गलौज मिलती है, चलो खोलते हैं, ज़रा क्या असर होता है। बारदाना 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 बहुत बातें होती हैं, चलो जी खोल देते हैं। खोलने के बाद असर क्या हुआ कि जी गंदम जो 4000 कभी जाती थी सरकारी रेट, वो सबको नहीं मिलता था, सबको नहीं मिलता था, सिर्फ वो जिनको बारदाना मिले, जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट की तादाद है, जो उसकी लिमिट है। अब वो मिलना ख़त्म हो गया और 2200 पे आ गए। हमने डिमांड की थी 4000 रुपया होना चाहिए। गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 3500 पे डिक्लेयर कर दिया कि जी सारे पाकिस्तान में एक ही रेट होना चाहिए, कहीं एक दूसरे में बड़ा और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर स्मगलिंग होती है, फिर इंटर प्रोविंशियल आना जाना होता है गंदम का। अगर सिंध में 4000 रुपया होगा और पंजाब में अगर 3500 है तो जाहिर है पंजाब वाले सिंध में भेजेंगे अपनी गंदम को बेचने के लिए। इसलिए उन्होंने एक तरफा एक फैसला कर दिया कि जी हमें एक ही रेट रखना है, वो है 3500। वो मुकाबले पिछले साल के मुकाबले में तो 1200 ज़्यादा हो गया। पिछले साल कोई रेट नहीं था और हम मजबूर हो गए 2200-2300 पे गंदम बेचने पर। रख नहीं सकते अपने पास, क्योंकि हमारे पास रखने की गुंजाइश नहीं है, हम गरीब वाले। तो वो अपनी जगह पे, लेकिन अब अगर 35 है तो 35 है, सारे पाकिस्तान में एक ही रहेगा। निसार साहब ये बता दें सर, जैसे कराची के अलावा बाकी सिंध का ज़राअत अहम मसला है, इसी तरह जिस तरह कराची के अलावा बाकी सिंध के इलाकों का ज़राअत का अहम मसला है, इसी तरह कराची में एक नए सिंध हुकूमत की मातहत ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान का सिस्टम शुरू किया है। यहाँ की कुछ जमातें और कराची के शहरी कहते हैं सड़कें तो बना ले, चलान भले कर लें। देखिए भाई, मैंने सारे कमेंट आपके सुने हैं। आप चलान नहीं इनाम दो कराची के रोडों पे चलने के। मैं उनसे भी इल्तिजा कर रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा आंखें खोल के चलो। पहले जैसे कराची था अब उससे कहीं बेहतर है, अब उससे कहीं बेहतर है और उसमें आर्ग्यू की जा सकती है, उसमें आर्ग्यू की जा सकती है। कम्युनिकेशन के लिहाज से जितना कराची में डेवलपमेंट हुई है, उसने कम्युनिकेशन को कुछ न कुछ बेहतर किया है। अब मैं क्या क्या बैठ के मिसालें दूं, क्या क्या मिसालें दूं, बताते हुए भी अजीब सा लगता है कि मैं कहूँ जी शाहराह भुट्टो नहीं देखी। अरे भाई देखिए, अभी आपने शाहराह फैसल पहले क्या थी अब क्या है नहीं देखी, क्या केपीटी ब्रिज, क्या सोराब गोट, क्या इसके बैठ के गिनाऊँ मैं आपको? पहले नहीं था सब कुछ, अभी है। उसको सिर्फ यकसर यूँ ख़त्म कर देना कि जी कराची के रोडों पर चलने पर चालान नहीं इनाम मिलना चाहिए, ये कहना मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादती है। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए।